नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं या जिस विषय के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है समुद्रगुप्त का शासन प्रबंध, जो कि काफ़ी छोटा रहा। इसमें सेंट्रल जो सत्ता यानी केंद्रीय सत्ता कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला। राजा साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय, सेना और नागरिक प्रशासन की अंतिम शक्ति उन्हीं के पास थी। बाकी से मंत्रिपरिषद है, राजा की सहायता के लिए अमात्य होते थे। इन्हें प्राय सचिव भी कहा जाता था। प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? प्रमुख अधिकारी में पहला नाम आता है महाबलाधिकृत, सेना का सर्वोच्च सेनापति। दूसरा इसमें संधि विग्रहक, युद्ध और शांति का मंत्री, इस पद पर हरिशेन विद्यमान थे। तीसरा जिसमें पद है वो महादंडनायक का है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ ऑफ जस्टिस, जैसे आज के टाइम में होते हैं। दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट है, प्रांतीय और स्थानीय शासन का विवरण। भुक्ति, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ होता था, जिन्हें भुक्ति या देशज भी कहा जाता था। इसके बाद बारी आती है विषय की। जो विषय था वो भुक्ति को विषय में बांटा गया था, जिसका मुख्य अधिकारी विषयपति था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसमें ग्राम के अधिकारी को ग्रामी कहा जाता था। मतलब कह सकते हैं आप कि ग्रामीण क्षेत्र के जो अधिकारी थे या लोग थे, वहाँ के जो शासन प्रबंध था वो सारा ग्रामी के पास होता था। तीसरा इसमें व्यवहारिक प्रांतीय नीति, मतलब समुद्रगुप्त ने ऐसी नीतियाँ अपनाई जो आसपास के राज्य थे, उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया और साथ ही साथ सहयोग की नीति उनके साथ अपनाई, ताकि ज़्यादा युद्ध ना करने पड़े, ज़्यादा तलवार का इस्तेमाल ना करना पड़े, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ साबित हुई। राजस्व व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था का विवरण। सैन्य व्यवस्था इसमें ये थी कि जो 1:6 टैक्स है वो जनता से लिया जाता था, ताकि शासन को चलाने के लिए और सेना को खर्चा करने के लिए उस पर कंटिन्यू खर्च बना रहना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जो किसी भी देश की व्यवस्था होती है, मेन व्यवस्था लोगों को चलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मांगती है, पैसा मांगती है, और इसके अलावा सेना में बदलाव करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उस समय जो गुप्त काल के राजा हुआ करते थे, या उस समय का जो टाइम था, उस समय सभी राजाओं की एक इच्छा ज़रूर होती थी कि वो अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ अवश्य करें। और इसी में जो है इनका नाम भी आता, समुद्रगुप्त का नाम भी आता। इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराया और अपने जो साम्राज्य की सीमाएं थी वो काफ़ी हद तक सुरक्षित कर ली। समुद्रगुप्त की जो सबसे प्रमुख या बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो ये है कि इन्होंने हूणों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। लगभग 50 वर्षों तक कोई भी हूण आक्रमण भारत में नहीं हुआ। हूण आक्रमण इतना भयानक था उस समय कि इनको अपने परिवार को और अपनी जनता को निस्सहाय अवस्था में छोड़ना पड़ा, ताकि युद्ध में उनका सामना किया जा सके। कोई ना कोई सैन्य विजय गुप्त काल के राजाओं को एक एडवांटेज देती थी, ताकि वो अपने जो आगे का जो सफ़र है उनका मिलिट्री में या इकोनॉमिक्स में वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाता। इसके अलावा उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया, इसके 200 गांव का दान दिया, टैक्स मुक्त कर दिया उनको, और जो बाकी के जो विश्वविद्यालय थे उनको भी बहुत ज़्यादा सहायता प्रोवाइड कराई। साथ में जो स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर, और कह सकते हैं जो ब्राह्मण थे, उनको बहुत ज़्यादा शिक्षा दी, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि
किसी भी राज्य का राजा सिर्फ एक सैन्य कमांडर ना होकर एक पूर्ण रूप से साम्राज्य निर्माता बनकर सामने आए। और ऐसा उस समय बिल्कुल होता था। आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है, बस थोड़ी आज के समय में जो तस्वीर है वो बदल गई है। आज के समय में किसी सैन्य प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास तलवार की जगह पे कुछ और चीज़ें आ गई जो सही नहीं है, पर एक हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक है। साम्राज्यवाद की जो नीति है वो एक तरीके से आपको ये फ़ायदा ज़रूर देती है कि जो आपके आसपास के राज्य की सीमाएं हैं वो उसको आप सिक्योर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप किसी को उपनिवेश बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज को ज़रूर ख़राब करती है और लोग आपके विरुद्ध जो है विद्रोह ज़रूर करेंगे। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।